रात के 2 बजे थे। छत पर 2 कप चाय थी, पर कुर्सी एक खाली थी। हमेशा की तरह अनन्या अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, पर आज मीरा नहीं आई। अदरक और इलायची की खुशबू हवा में घुल रही थी, लेकिन हमेशा की तरह मीरा की हंसी की आवाज नहीं थी। सिर्फ शहर का दूर से आता हुआ शोर था और अनन्या की बढ़ती हुई बेचैनी। उसने अपनी रेशम की शाल को और कसकर लपेट लिया, मानो वो ठंडी हवा से नहीं बल्कि उस भयानक खामोशी से बचना चाहती हो। थर्मस से निकलती भाप अब कम हो गई थी, जैसे कोई उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ रही हो। मीरा की प्लास्टिक की कुर्सी हवा में हल्की सी हिली, एक खोखली आवाज करती हुई। अनन्या की नजरें सर्विस सीढ़ी के उस लोहे के दरवाजे पर टिकी थी, जो हमेशा की तरह बंद था। पर आज उस बंद दरवाजे के पीछे का सन्नाटा उसे खाए जा रहा था। पिछली ही तो रात थी, जब यही बैठकर मीरा उसे अपने गांव का किस्सा सुना रही थी। कैसे बचपन में वो आम के पेड़ पर चढ़ जाती थी और पूरा गांव उसे ढूंढता रहता था। उसकी आंखों में एक शरारत भरी चमक थी और उसके खुरदुरे हाथों की लकीरों में हजारों कहानियां छिपी थी। अनन्या, जो महंगे सोफे पर बैठकर विदेशी लेखकों को पढ़ती थी, उसे मीरा की उन अनपढ़ कहानियों में जिंदगी का असली सच मिलता था। मेम साहब, मीरा ने हंसते हुए कहा था, पैसे से बड़ी कोठी तो खरीद सकते हैं, पर बचपन की वो आम की खट्टी मीठी यादें नहीं। उस एक पल के लिए अनन्या भूल गई थी कि वो एक अमीर घर की अकेली बहू है और मीरा उसके घर में काम करने वाली एक बाई। उस छत पर चाय के 2 कप के बीच वो सिर्फ 2 दोस्त थीं, जो एक दूसरे के साथ अपनी अपनी दुनिया बांटा करती थी। उस हंसी के बाद जब अनन्या अपने ठंडे आलीशान पेंट हाउस में लौटी, तो वो खालीपन उसे फिर से घेर लेता। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स उसे घूरती थी। उसने अपने पति को फोन लगाया था, जो हमेशा की तरह किसी बिजनेस ट्रिप पर थे। आवाज में कोई अपनापन नहीं था, बस काम की बातें और अगली फ्लाइट की जानकारी। फोन रखने के बाद अनन्या ने बहुत देर तक उस सन्नाटे को सुना। दूसरी तरफ मीरा थी। उसने बताया था कि उसके बेटे रवि की कॉलेज की फीस फिर बढ़ गई है। उसकी आवाज में चिंता थी, पर हार नहीं थी। सब हो जाएगा मेम साहब, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा था। बस रवि एक बार पत्र लिख जाए, फिर मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। एक माँ का सपना, दूसरी का अकेलापन, दोनों उस छत पर आकर मिलते थे और एक दूसरे में सहारा ढूंढते थे। और अब सुबह की पहली किरण आसमान में फैल रही थी। रात बीत चुकी थी। अनन्या उसी कुर्सी पर बैठी रही, एक पल के लिए भी नहीं हिली। चाय अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। उसके ऊपर मलाई की एक पतली परत जम गई थी। शहर जाग रहा था, गाड़ियों का शोर बढ़ रहा था, पर अनन्या के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। मीरा कभी देर नहीं करती थी, कभी नहीं। चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी ठंड, वो हमेशा उस लोहे का दरवाजा खोलकर मुस्कुराते हुए आती थी। ये पहली बार था कि उसकी कुर्सी खाली रह गई थी। एक अनजाना सा डर अनन्या के दिल में घर कर रहा था। ये सिर्फ एक दोस्त का ना आना नहीं था, ये उस दुनिया के टूटने का संकेत था जिसे उन दोनों ने मिलकर सिर्फ अपने लिए बनाया था। इस शहर की नजरों से दूर, उस अकेली छत पर। अगली सुबह अनन्या ने हिम्मत करके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। उसकी आवाज में झिझक थी, जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। मीरा, जो यहाँ काम करती है, वो आज आई है क्या? गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो कोई अजीब सवाल पूछ रही हो। फिर उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। होगी कहीं, इन लोगों का क्या है, आज यहाँ कल वहाँ। ये शब्द किसी चांटे की तरह अनन्या के गाल पर पड़े। इन लोगों, इस एक शब्द ने अनन्या और मीरा के बीच की उस अदृश्य दीवार को फिर से खड़ा कर दिया था, जिसे वो हर रात अपनी दोस्ती से गिरा देती थी। अनन्या को पहली बार ये एहसास हुआ कि अपनी दोस्त के नाम और उसके सपनों के सिवा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसका घर कहाँ है, उसके अपने कौन है, उनकी छत वाली दुनिया के बाहर मीरा का एक पूरा जीवन था,
जिससे अनन्या बिल्कुल अनजान थी। गार्ड के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। इन लोगों का क्या है? एक अजीब सी जिद और डर ने अनन्या को घेर लिया। वो मीरा को ऐसे गायब नहीं होने दे सकती थी। उसने रवि का जिक्र सुना था और किसी बस्ती का भी। पहली बार अनन्या अपनी महंगी गाड़ी और ड्राइवर के बिना घर से निकली। उसने एक ऑटो रोका और उसे उस इलाके का नाम बताया जिसे उसने कभी सिर्फ कार की खिड़की से देखा था। ऑटो जैसे जैसे शहर के अमीर हिस्से से निकलकर तंग गलियों की तरफ बढ़ रहा था, अनन्या की दुनिया बदल रही थी। शीशों वाली ऊंची इमारतों की जगह छोटे, एक दूसरे से सटे हुए मकान ले रहे थे। हवा में मसालों और नाली के पानी की मिलीजुली गंध थी। ये मीरा की दुनिया थी। और आज अनन्या अपनी सोने की पिंजरे से निकलकर उस दुनिया में अपनी दोस्त को ढूंढने आई थी। उसे एक शाम याद आई। उस दिन उसके पति से फोन पर बहुत बहस हुई थी। वो छत पर आई तो उसकी आंखें भरी हुई थी। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। मीरा ने उसे देखा, एक पल के लिए रुकी और फिर धीरे से अपना हाथ अनन्या के हाथ पर रख दिया। मीरा के हाथ खुरदुरे थे, मेहनत से कठोर हो चुके थे, पर उस स्पर्श में इतनी कोमलता थी, इतना अपनापन था जो अनन्या ने सालों से महसूस नहीं किया था। मीरा ने कुछ पूछा नहीं, कोई सलाह नहीं दी, बस खामोशी से उसके पास बैठी रही जब तक अनन्या के आंसू खुद सूख नहीं गए। कभी कभी रो लेना अच्छा होता है मेम साहब, उसने बहुत देर बाद धीरे से कहा था। दिल का बोझ हल्का हो जाता है। उस रात अनन्या को समझ आया था कि हमदर्दी के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस्ती की गलियों में अनन्या को हर कोई शक की नजर से देख रहा था। उसके महंगे कपड़े और उसकी घबराहट साफ बता रही थी कि वो यहाँ की नहीं है। उसने कुछ लोगों से मीरा के बारे में पूछने की कोशिश की, पर किसी ने सीधा जवाब नहीं दिया। कुछ ने उसे अनदेखा कर दिया, कुछ ने बस नहीं मालूम कहकर मुंह फेर लिया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी कांच की दीवार के इस पार से उस पार बात करने की कोशिश कर रही हो। ये वही दीवार थी जिसका जिक्र गार्ड ने किया था। यहाँ आकर उसे समझ आया कि ये दीवार कितनी ऊंची और मजबूत है। घंटों भटकने के बाद वो थक कर हार कर लौट आई। जिस शहर में वो पैदा हुई पली बढ़ी, उसी शहर का एक हिस्सा उसके लिए इतना अनजान और पहुंच से बाहर था। ये सोचकर उसे खुद पर शर्म आ रही थी। घर लौटकर अनन्या को एक अजीब सी बेचैनी थी। सफाई करते हुए उसकी नजर एक छोटी सी अलमारी पर पड़ी जहां वो अक्सर कुछ पैसे रख देती थी। उसने खोलकर देखा, सारे पैसे वैसे के वैसे ही थे। उसे याद आया, मीरा ही इस घर की हर चीज साफ करती थी, पर उसने कभी 1 रुपए को भी हाथ नहीं लगाया। इस ख्याल ने अनन्या का दुख और भी गहरा कर दिया। तभी उसे मीरा की एक और बात याद आई। उसने किसी दूसरे घर के मालिक का जिक्र किया था जो उसकी तनख्वाह नहीं दे रहा था। इसी सुराग के सहारे वो किसी तरह मीरा के बेटे रवि तक पहुंच गई। रवि की आंखों में अपनी माँ के लिए वही डर था जो अनन्या महसूस कर रही थी। उसने बताया, उस सेठ ने माँ को धमकाया था, बोला था कि अगर दोबारा पैसे मांगे तो अच्छा नहीं होगा। रवि से मालिक का पता लेकर अनन्या अगले दिन उस आदमी के ऑफिस पहुंच गई। वो एक अमीर, प्रभावशाली आदमी था जिसकी आंखों में वही अहंकार था जो अनन्या ने अपने सर्कल के लोगों में देखा था। उसने अनन्या की बात सुनी और फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, देखिए मैडम, ये नौकर चाकर रोज आते जाते हैं, एक गई दूसरी आ जाएगी। आप जैसी बड़ी घर की औरत को इन छोटे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आपके पति का शहर में बड़ा नाम है, अच्छा नहीं लगेगा अगर उनकी पत्नी इन छोटी मोटी बातों के लिए परेशान हो। ये एक सलाह नहीं, एक धमकी थी। उस आदमी का हर शब्द, उसका लहजा, सब अनन्या के आत्मसम्मान पर हमला कर रहा था। वो उसे याद दिला रहा था कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वो बस किसी की पत्नी है। ऑफिस से बाहर निकलकर अनन्या गाड़ी में नहीं बैठी,
वो सड़क पर चलती रही, बिना किसी मंजिल के। उस आदमी की बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। आपके पति का बड़ा नाम है, इन छोटे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। सालों से वो इसी सोने के पिंजरे में कैद थी। उसकी अपनी कोई आवाज नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। पर आज मीरा के लिए उसे वो आवाज ढूंढनी थी। उस आदमी के अहंकार ने अनन्या के अंदर के स्वाभिमान को जगा दिया था। उसे एहसास हुआ कि चुप रहना भी एक तरह की मिलीभगत है। अगर वो आज चुप रह गई तो वो भी उस आदमी जितनी ही कसूरवार होगी। उसने फैसला कर लिया, वो मीरा को ऐसे गुमनामी में मिटने नहीं देगी। वो उसी ताकत का इस्तेमाल करेगी जिसे वो अपनी कमजोरी समझती थी, अपने पति का नाम और उसका सामाजिक रुतबा। उस शाम अनन्या एक चैरिटी इवेंट में पहुंची, जहां शहर के सारे बड़े लोग मौजूद थे। वो जानती थी कि मीरा को धमकाने वाला वो आदमी भी वहां होगा। उसने उसे देखा, वो लोगों से हंस-हंस कर बात कर रहा था। अनन्या एक गहरी सांस लेकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आवाज नहीं उठाई, ना ही कोई तमाशा किया। उसने बस शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मीरा कहाँ है? आदमी चौंक गया। उसने अनदेखा करने की कोशिश की, पर अनन्या नहीं हटी। उसने सबके सामने कहा, मीरा सिर्फ मेरे घर काम नहीं करती थी, वो मेरी दोस्त थी, और आपने उसे धमकाया। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द था कि आसपास की सारी बातें बंद हो गई। सब उन्हें ही देख रहे थे। अनन्या ने कोई सबूत नहीं दिया, उसने सिर्फ अपनी दोस्ती की कहानी बताई। एक अमीर, अकेली औरत और एक गरीब, मेहनती औरत की दोस्ती की कहानी। उस आदमी के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। उस रात के हंगामे ने काम कर दिया। सामाजिक शर्मिंदगी के डर से एक जांच शुरू हुई। कुछ हफ्तों बाद सच सामने आया। उस आदमी ने मीरा और रवि को इतना डरा दिया था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए रातों रात शहर छोड़कर चले गए थे। वो किसी दूर के गांव में थे, गुमनामी में, पर सुरक्षित थे। मीरा जिंदा थी। ये सुनकर अनन्या के दिल को सुकून मिला, पर साथ ही एक गहरी उदासी भी छा गई। उनकी छत वाली दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। कोई साफ सुथरा अंत नहीं हुआ, कोई गले मिलकर रोने वाला पल नहीं आया। हकीकत कहानियों की तरह नहीं होती, ये अधूरी और कड़वी होती है। अनन्या ने अपनी दोस्त को ढूंढ लिया था, पर उसे हमेशा के लिए खो भी दिया था। कुछ और हफ्ते बीत गए। एक दिन रवि के जरिए अनन्या को एक खत मिला। ये मीरा का था। उसकी लिखावट सीधी सादी थी, शब्द सरल थे। उसने लिखा था कि वो और रवि सुरक्षित हैं। उसने अनन्या को उसके साहस के लिए धन्यवाद दिया था। खत के आखिर में लिखा था, उस छत पे चाय के साथ मैं आजाद थी। आपने मुझे सिर्फ दोस्त नहीं, इज्जत दी। अपना ख्याल रखना, मेम साहब। अनन्या ने उस खत को बार बार पढ़ा। हर शब्द में उसे मीरा की आवाज सुनाई दे रही थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, पर इस बार ये दुख के नहीं, एक अजीब से अपनेपन और सम्मान के आंसू थे। एक दोस्ती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मीरा ने उसे वो तोहफा दिया था जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती थी, खुद की आवाज। उस रात अनन्या फिर से छत पर थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उसने थर्मस से 2 कपों में चाय डाली। एक कप उसने मीरा की खाली प्लास्टिक की कुर्सी के सामने रखा। फिर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई, गर्म कप को हाथों में थामकर। वो अकेली थी, पर अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसकी नजरों में अब वो पहले वाली उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत ताकत थी, एक मकसद था। उसने शहर की रोशनी को देखा और मुस्कुराई। मीरा चली गई थी, पर उसकी यादें, उसकी दी हुई हिम्मत हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। 2 कप चाय, एक खाली कुर्सी और एक दोस्ती की कहानी जो अब हमेशा उस छत पर जिंदा रहेगी। मीरा ने अनन्या को बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।